तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं बचाए गणित अध्याय 4, जिसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 जो है इसको हम आज निपटा देंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो क्या नाम है अध्याय का? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले समझ लो कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। ठीक है, नाम पे जाना क्या लिखा? दो चर। ठीक है, तो चर तो सब लोग जानते हो, जो भी ABCD होती है पूरी XYZ तक, ये क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक है, अब चर का मतलब ये नहीं होता कि ये अकेले चर होते हैं। ठीक है, जिनका मान निश्चित नहीं होता, जगह जगह पे बदलता रहता है, वो चर है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी घात एक की होती है। मान के चलो ये एक समीकरण लिखा, 3x-1 बराबर 0। तो ये क्या होगा? एक रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि इसमें x के ऊपर जो सबसे बड़ी घात है वो कितने की है? एक की घात है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? रैखिक समीकरण। यदि इसके ऊपर दो की घात होती तो ये क्या हो जाता? द्विघात समीकरण। तीन की घात होती तो क्या हो जाता? त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो ऐसे ही ये रैखिक समीकरण कब होगा? जब किसी भी समीकरण की सबसे बड़ी घात एक की हो, उस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चर है, 3x-1 मात्र क्या है? एक चर है। इसमें बात हो रही है दो चर वाले। ठीक है, तो दो चर वाले कैसे होंगे जरा देखो। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक मानक रूप होता है, उसको देख लो कि कैसा होता है। तो ये होता है इसका मानक या व्यापक रूप, जिसको हम बोल सकते हैं ax-by-c बराबर 0। ये किसी भी रैखिक समीकरण का एक मानक रूप होता है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर एक चर x है, एक चर y है, तो दो चर हो गए और सबसे बड़ी घात एक की है, तो रैखिक हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसी से रिलेटेड हम पूरे क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो हम बढ़ते हैं सीधी प्रश्नावली 4.1 की तरफ। तो 4.1 में पहला क्वेश्चन क्या है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। और संकेत भी दिया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत ₹22 है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो अच्छे से। एक नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। मतलब जो नोटबुक नोटबुक है उसकी कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? कलम को पहले मान लो। ठीक है, क्योंकि जिससे दुगनी है उसको मान, लेकिन संकेत में उन्होंने हमें एक्स दे दिया है कि नोटबुक की कीमत को हम एक्स मान लेंगे। चलो, तो इसके लिए हमें सिर्फ एक रैखिक समीकरण बनाना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, ना ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उन्होंने दे दिया है कि नोटबुक की कीमत एक्स मान लो, कलम की कीमत बाई, तो हम मान लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो माना नोटबुक की कीमत बराबर ₹x है। ठीक है, और कलम की कीमत बराबर मान लो ₹22 है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो पहले तो दोनों को बराबर में लिख लो। ठीक है, अब देखो, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो ये बन गया अपना क्या? x बराबर 2y। ठीक है, अब इसको क्या करो? इससे पक्षांतर कर दो, तो ये बन जाएगा x ऋण 2y बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे? कुछ नहीं, उन्होंने क्या बोला कि इसको निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण में लिखना है। यही तो है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसमें क्या है? एक x है, एक y है, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम सीधे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax धन by धन c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो हमें क्या करना है? कुछ हमें समीकरण दिए हुए हैं, उसको हमें ax धन by धन c के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, और
ए बी सी के मान भी निकालने हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जैसे देखो, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, खालिस्तान सही विकल्प में ज्यादातर आने की संभावना इनकी होती है। तो 2x धन 3y बराबर क्या है, 2.35, और 5 के ऊपर ये आवर्त लगा है जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो तो सबसे पहले इसको सही कर लो, इस साइड पक्षांतर कर दो इसको। तो हम क्या करेंगे, 2x धन 3y, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -का 9.35 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1। अब हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, क्या, समीकरण 1 की तुलना रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर, ये लाइन लिखना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण 1 की तुलना रैखिक समीकरण ax धन b/धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक, पहली चीज ये देखो, ये जो हमने किया 2x धन 3y और ऋण 9.35, ये अपना ax धन b/धन c के रूप में व्यक्त हो चुका है, मतलब पहला आंसर हमारा इधर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ऐसा एक आंसर। ठीक, यहाँ लिख सकते हो। और अब हमें निकालनी है किस, ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी तुलना इससे करेंगे। ठीक, तो इसकी तुलना इससे करने पर क्या होगा, देखो, तो इसकी तुलना इससे होगी ए एक्स की 2x से, तो x और x एक से हैं, ये हट जाएंगे। a बराबर अपना क्या आ जाएगा, 2, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से देखो b बराबर क्या हो जाएगा, 3, तो b बराबर हो जाएगा 3, और c वाला ये पूरा होता है, और c बराबर हो जाएगा ऋण के 9.35, और ये आवर्त। ठीक, और ये एक आंसर है। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इधर ही देख लो क्योंकि जगह अपने पास है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x ऋण y/5 ऋण 10 बराबर 0। ठीक है, तो ये है अपना दूसरा क्वेश्चन, x ऋण y/5 ऋण 10 बराबर 0। अब पहली चीज तो इसमें ये देखो, ये पहले से ही क्या है, ax धन b/धन c के रूप में व्यक्त है, तो इसको व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम समीकरण 1 यहाँ से मान सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही ax धन b/धन c के रूप में व्यक्त है। इसकी डायरेक्ट तुलना कर दो, भाई हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 की तुलना। ठीक है, जैसा ऊपर लिखा ना वैसे ही सेम टू सेम यहाँ में लिख देना है, और ए बी सी के मान निकाल देना। तो a बराबर हो जाएगा अपना 1, b बराबर देखो यहाँ पर बाई है, बाई तो आएगा नहीं, ऋण तो है, तो ऋण तो पहले आना चाहिए, क्योंकि ये समीकरण जो होता है पूरा धन का होता है। यदि कोई चीज ऋण की जाती है तो यहाँ ऋण लगाना मत भूलना। ठीक है, बाई हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1/5, तो b क्या हो गया अपना, ऋण 1/5, और c वाला जो होता है वो पूरी संख्या होती है, ऋण के 10। ठीक है, तो ये रहे दोनों क्वेश्चन के आंसर। चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं जल्दी से हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है तीसरा क्वेश्चन, ऋण के 2x धन के 3y बराबर 6। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 को इस साइड पक्षांतर कर लेंगे। तो ऋण के 2x धन 3y, और 6 इस साइड आएगा, का हो जाएगा ऋण का। ठीक है, यहाँ से ये ax धन b/धन c के रूप में व्यक्त हो चुका है। ठीक है, इसको मान लेना है समीकरण 1। ठीक है, और फिर वही लाइन लिखनी है हमें, समीकरण 1 की तुलना, वही वाली लाइन हमें लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी के मान निकाल दो। तो यहाँ से a बराबर देखो क्या है, ऋण 2 हो जाएगा, b बराबर यहाँ 3 हो जाएगा, और c बराबर क्या होता है, ये पूरे ही लिखना रहता है, ऋण के 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन है x बराबर 3y, x बराबर 3y। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 3y को सही पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x ऋण 3y बराबर 0। ठीक है, अब इसको हमें पहले ax धन b/धन c के रूप में हमें व्यक्त करना पहले। तो ठीक है, तो कैसे व्यक्त करेंगे, हमारे पास x वाला है, y वाला है, लेकिन यहाँ पर जो अचर संख्या होती है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको x ऋण
3 भाई, यहाँ पर अपने मन से धन 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सी वाला है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा ऋण का 3, और सी की जगह पर क्या है यहाँ 0। ठीक है, तो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। यहाँ वो लाइन लिखना मत भूलना, समीकरण 1 की तुलना। ठीक, अब देखो पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है 2x बराबर ऋण के 5y। 2x बराबर क्या है ऋण के 5y। भाई प्रोसेस करनी पहले तो उसको इस साइड पक्षांतर कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2x 5y इस साइड आई के काय के हो जाएंगे धन के, बराबर क्या बचेगा 0। पहले इसको ax धन by धन c के रूप में व्यक्त कर लो। ठीक है, तो हम कैसे व्यक्त करेंगे, हमारे पास x वाला है y वाला है, लेकिन मतलब a की वैल्यू है b की वैल्यू c की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x धन 5y यहाँ लिख देंगे धन 0 और बराबर 0। फिर वही लाइन लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax धन by धन c से करने पर। ठीक है, तो यहाँ से a b c के मान निकाल लो, तो यहाँ से a बराबर अपना 2 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा, और c की जगह कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना आंसर। ठीक, तो ये तीसरे चौथे पांचवें के सॉल्व है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम सीधे छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा छठवां क्वेश्चन, क्या है 3x धन 2 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ax धन by धन c के रूप में लिख लो। हमारे पास देखो x वाला है और लास्ट में जो c होता है वो है नहीं, मतलब वो है, सॉरी, x वाला है y वाला नहीं है, और c जो है वो यहाँ पर है, अचर संख्या है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो 3x धन जो वाला नहीं है उसमें 0 लगा दो, तो 0y हो जाएगा, धन यहाँ पर 2 बराबर 0। तो ये व्यक्त हो चुका है ax धन by धन c के रूप में। अब इसकी तुलना कर लेंगे हम, तो वही लाइन लिखनी है समीकरण 1 की तुलना एक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3, b बराबर 0, सॉरी, और c बराबर हो जाएगा अपना 2। और यही हमारे आंसर, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, y ऋण 2 बराबर 0। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर y है और 2 है, मतलब y वाला है और c वाला है, x वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे x वाला बनाएंगे 0 लगा के। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 0x धन क्या है यहाँ पर y ऋण 2 बराबर 0। तो ये व्यक्त हो गया अपना ax धन by धन c के रूप में। अब क्या करना है, समीकरण की तुलना कर दो। ठीक, इसको 1 मान लेना, यहाँ पर भी मैंने नहीं माना था। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0, b बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, और c बराबर हो जाएगा ऋण का 2। यही है आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं सीधे आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन क्या है 5 बराबर 2x। ठीक है, अब देखो ये उस साइड है, तो पहले इसको उस साइड पक्षांतर करो। ठीक, तो हो जाएगा अपना 2x, मतलब इसको हम उस साइड कर रहे हैं और इस साइड लिख रहे हैं, 5 हो जाएगा ऋण का, बराबर क्या है 0। x वाला है c वाला है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, बीच का नहीं है, y वाला हमारे पास नहीं है, तो y वाला हम बना लेंगे, तो 2x। ठीक है, अब कुछ नहीं है तो वो धन का बनाएंगे। ठीक, धन 0 ऋण क्या है यहाँ पर 5 बराबर 0। इसको मान लेना है समीकरण 1। फिर वही लाइन लिखनी है हमें, क्या समीकरण 1 की तुलना रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, यहाँ से ए बी सी के मान निकाल दो, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 0, और c बराबर हो जाएगा ऋण के 5। तो यही क्या है अपना आंसर। तो जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया है,
और दूसरे क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली 4.1 भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं कृपया करके वो सब्सक्राइब करके ही जाएं। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।